अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, काजी फैज ईसा ने अब तक चीफ जस्टिस का हल्फ नहीं उठाया, लेकिन हल्फ उठाने से पहले ही जस्टिस काजी फैज ईसा ने फैसला कर लिया है कि वो पहला केस कौन सा सुनने वाले हैं। बहुत अहम खबर है, बड़ा फैसला है जिसकी समाअत अगले हफ्ते होने वाली है और इसकी सरबराही बेंच की सरबराही जस्टिस काजी फैज ईसा करने वाले हैं। इस केस के बारे में आप दोस्तों को बताएंगे और इस केस का इमरान खान से क्या ताल्लुक है, इमरान खान पर इस केस का जिसकी समाअत जस्टिस काजी फैज ईसा अगले हफ्ते करने वाले हैं उसका क्या असर होगा। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं, उमर अता बंदयाल ने इमरान नियाजी का जाने से पहले उम्मीदों का जनाजा निकाल दिया है। दोस्तों, उमर अता बंदयाल से उम्मीदें वाबस्ता थी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, लेकिन इमरान खान की एक दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर गई, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। प्लान जो उमर अता बंदयाल के साथ बनाया गया था इमरान खान की जानिब से वो ये था कि सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे और फिर जो तहरीक इंसाफ है वो दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी और जिस तरह पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख दी गई थी इसी तरह कौमी असम्बली का मामला भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, देर हो गई, बहुत देर हो गई। मामला यह हुआ कि सदर आरिफ अलवी पर इमरान खान की जानिब से और तहरीक इंसाफ की तरफ से दबाव था कि वो जल्द से जल्द इंतखाब की तारीख दें। इस हवाले से गुज़िश्ता एक माह सरगर्मियां होती रहीं। बाकायदा जो आरिफ अलवी थे वो मुख्तलिफ जो माहिर कानून है उनको बुलाते रहे, वजारत कानून से वजीर कानून को बुलाते रहे, दीगर जो सूबों के वजीर कानून है उनके साथ मशावरत की गई और आरिफ अलवी के जो हरकत थी, जो कि सरगर्मियां थी, उससे बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि आरिफ अलवी मामला खराब करना चाहता है। लेकिन फिर मामला यह हुआ कि 1 सितंबर को जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम पहुंचे ऐवान सदर। वहां उन्होंने जुमे के रोज 4थी मंजिल पर आरिफ अलवी से मुलाकात की और उस मुलाकात में आरिफ अलवी को दो टोक पैगाम दे दिया गया था कि आपने अब कोई शरारत नहीं करनी, आपकी मुद्दत अब पूरी होने वाली है, लिहाजा खामोशी से बैठिए, अपना वक्त गुजारिए और फिर घर चले जाइए। इस मुलाकात के बाद जो ऐवान सदर था वो खामोश हो गया था। वहां जो सरगर्मियां थी वो ठंड पड़ गया था, वहां पर ठंड हो गई थी। लेकिन फिर इमरान खान का अटक जेल से एक और पैगाम गया आरिफ अलवी को कि जल्द से जल्द इंतखाब की तारीख दो, क्योंकि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट की तारीख आने वाली है। लिहाजा जो प्लान बनाया गया है उमर अता बंदयाल के घर जाने से पहले उस पर अमल करवाना है। लेकिन दोस्तों, वो जो मंसूबा था वो ताखीर का शिकार हो गया और उमर अता बंदयाल की जो रिटायरमेंट की तारीख थी वो करीब आ गई। उस तारीख के आने से तकरीबन 3 दिन पहले आरिफ अलवी ने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वो जो खत था उससे बाकायदा तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि उसी खत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना था, वहां पे दरख्वास्त दायर करनी थी। जब यह खत मंजर आम पर आया 2 सफात का, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े शादियाने बजाए गए, भंगड़े डाले गए और कहा यह गया कि आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख का 6 नवंबर का ऐलान कर दिया है। लेकिन जब उस खत को पढ़ा गया तो वो खत ऐसा था जिसमें सदर आरिफ अलवी ने एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश करने की कोशिश की थी और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो ख्वाहिश थी उसको भी पूरा करने की कोशिश की थी। लेकिन यह मामला उलट पड़ गया और वो जो खत था ना उससे एस्टैब्लिशमेंट राजी हुई, खुश हुई, ना ही जो तहरीक इंसाफ थी उसने आरिफ अलवी से कोई कह लीजिए उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं। अब मामला यह है कि इमरान खान को भी पता चल गया है कि उसके साथ बड़ा हाथ हो गया है। अब जब यह खत मंजर आम पर आ गया तो तहरीक इंसाफ ने जल्दबाजी में एक दरख्वास्त मुरतब की और वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने की कोशिश की। लेकिन उमर अता बंदयाल ने जो दरवाजे थे अदालत के वो बंद कर दिए तहरीक इंसाफ पे और जाने से पहले इमरान खान की उम्मीदों का जनाजा निकाल दिया। दोस्तों, हुआ यह कि जब दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए 7 एतराजात इस दरख्वास्त पर उठाए गए, जो कि सदर आरिफ अलवी के खत के बाद
तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के सिलसिले में दायर की थी। इस जो एतराज़ात थे उनमें जो 7 नुकात थे उनमें सबसे अहम नुक्ता यह था कि जो दरख्वास्त गुजार ने जिस आइन की शिक का हवाला देकर 184(3) के तहत यह दरख्वास्त दायर की है उसमें वाज़ेह नहीं किया गया कि वो कौन सा बुनियादी हक है जो मुतासिर हुआ जिसके तहत यह दरख्वास्त दायर की गई है। साथ साथ जो रजिस्ट्रार था उसने दूसरा एतराज ये उठाया कि दरख्वास्त गुजार ने सदर पाकिस्तान को इसमें फरीक बनाया, जबकि जो सदर पाकिस्तान होता है उसको आइन के मुताबिक 248 के तहत इस्तिस्ना होता है, उससे जवाब तलबी नहीं की जा सकती। एक और एतराज जो इस दरख्वास्त पर उठाया गया वो ये था कि दरख्वास्त गुजार ने जिन जवाब दहिंदा के हवाले से इसमें बताया है कि उनसे जवाब तलब किया जाए, उनका जो नोटिस मुरतब किया गया है, उसका ड्राफ्ट किया गया, वो ही ठीक नहीं किया गया। साथ साथ दरख्वास्त पर यह एतराज उठाया गया कि 184(3) के तहत कहा तो जा रहा है कि इस पर नोटिस लिया जाए, लेकिन जो वजूहात हैं वो ठीक तरीके से नहीं बताई गई हैं। साथ साथ दरख्वास्त पर यह एतराज उठाया गया कि तहरीक इंसाफ ने, जो कि दीगर फोरम है जिसमें इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट्स हैं, दीगर अदालतें हैं, वहां से रिजू नहीं किया, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आने की तो वजह यही थी कि मंसूबा पूरा यही था कि उमर अता बंदयाल ने रिलीफ फराम करना है और जाने से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है, फैसला दे देना है, जिस तरह जो पंजाब थी वहां पर फैसला किया गया था। लेकिन दोस्तों मामला चौपट हो गया, प्लान चौपट हो गया और अब वो जो दरख्वास्त है वो अब लेकर जानी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को काजी फाइज ईसा की अदालत में। अब देखना है जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ दोबारा ये दरख्वास्त लेकर जाती है एतराजात को जो है वो दोबारा ठीक करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जिस आइन के आर्टिकल का हवाला देके ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई, यानी आइन का आर्टिकल 184(3) जो कि बुनियादी हुकूक के हवाले से होता है और आमतौर पे इसी आर्टिकल का सहारा लेकर जो चीफ जस्टिस होते हैं अब तक सो मोटो नोटिस लेते रहे थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो इसी हवाले से अगले हफ्ते एक केस की समाअत करने वाले हैं। हुकूमत ने, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसने अप्रैल 2023 में एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया था जो ज्वाइंट सेशन था कौमी असेंबली और सेनेट का उससे। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि जब यह एक्ट मंजूर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जो जजेस थे उन्होंने इस पर मामले पर नोटिस लिया और इस एक्ट को, इस कानून को मुअत्तल कर दिया। अब ये जो कानून मुअत्तल हुआ, इस कानून के मुताबिक होना यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है उसको कोई भी बेंच बनाने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होंगे, यानी उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस था तो उसको मशावरत करनी थी काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद से। लेकिन अब जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे और अगर इस जो प्रोसीजर एक्ट है इस पर जो अब जो है इसको मुअत्तल किया हुआ है, इस पर जो पाबंदी है वो उड़ जाती है, तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को 2 सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल होंगे उनसे मुशावरत करनी होगी। इस कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जो चीफ जस्टिस है, वो मुशावरत का पाबंद होगा सीनियर 2 जजेस के साथ और जो भी बेंच बनेगा यानी 184(3) के तहत जो भी बेंच बनेगा उसमें इनकी मर्जी शामिल होगी और कम से कम जो बेंच होगा उसकी तादाद 3 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जो जजेस होंगे वो भी उनमें शामिल हो सकते हैं इन 3 में से, या फिर ये तीनों मशावरत करके दीगर जजेस को उस बेंच में शामिल कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जब इस पर पाबंदी लगाई गई इस कानून पर तो जस्टिस काजी फाइज ईसा बार बार एतराज उठाते रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला करे और कई जो जजेस थे उन्होंने बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया था। वो बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि जब तक चीफ जस्टिस इसका फैसला नहीं करते वो केसेस की समाअत नहीं करेंगे। इसी हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया था जिसमें अनहोनी हुई थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल किया था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस बेंच से अपने आप को ये कहकर अलग कर लिया था कि जब तक प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो इस बेंच में शामिल नहीं होंगे। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद पहला जो केस सुनने जा रहे हैं वो यही केस है 184(3) का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जिसकी समाअत अगले हफ्ते मुमकिन है कि हो जाएगी।
और इसके जो बेंच का ऐलान है वो भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अब देखना है उस बेंच में कौन कौन शामिल होता है, जस्टिस काजी फैजी साहब किस किस को उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि जराई ये भी दावा कर रहे हैं कि फुल बेंच बनाया जा सकता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हैं उनको शामिल किया जा सकता है और वो ये केस की समाअत कर सकते हैं। अब जब ये केस की समाअत हो जाएगी फिर इमरान खान को दोबारा दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी और अपनी उम्मीदों को जगाना पड़ेगा और उम्मीदें वाबस्ता करनी पड़ेंगी जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ। अब जो बुरा वक्त इमरान खान का चल रहा है तो बुशरा बीबी पर भी बुरा वक्त आ गया है और बुशरा बीबी का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया है। बाकायदा दोस्तों खबर यह है कि इब्राहिम मानिका के हवाले से जो पंजाब की एंटी करप्शन है उसको ठोस शवाहिद मिले हैं कि जो फरा गोगी थी, जो कि फ्रंट खातून थी बुशरा बीबी की, वो जब माल पकड़ती थी तो फिर वो माल पहुंचाया जाता था बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका को। बाकायदा एंटी करप्शन पंजाब ने जब फरा गोगी के जो कैश बॉय था उसको गिरफ्तार किया तो उसने ये इंकशाफ किया कि वो माल आगे इब्राहिम मानिका को पहुंचाता था और जो इब्राहिम मानिका है अब वो किसको माल पहुंचाता था, वो बनीगाला पहुंचाता था या फिर वो खावर मानिका को जो बुशरा बीबी का पहला खाविंद है उसको पहुंचाता था। इस हवाले से अब तहकीकात होनी है, लेकिन बुशरा बीबी का जो बेटा है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस हवाले से जो भी खबरें होंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।